Hello everyone, welcome to all of you and my YouTube channel SK Academy for GS। मैं शिव शक्ति चौहान SK Academy for GS में आप सबों का पुनः एक बार फिर से अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इतने दिनों से संविधान को पढ़ रहे थे। संविधान राज्य व्यवस्था में क्या संबंध है, संविधान की प्रकृति क्या है। तो इस दरमियान हम लोग इतना तो जान ही चुके हैं कि संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। संघात्मक प्रकृति की भारतीय संविधान है। तो संघात्मक में भी कौन सा, तो हम लोग यह भी जान चुके हैं कि संघीय व्यवस्था पाए जाते हैं। उस संघीय व्यवस्था जो पाए जाते हैं, तो उसके बाद हमने यह भी कल के लेक्चर में बताया कि सहकारी संघवाद क्या होता है। आज जब सहकारी संघवाद की अवधारणा जब सभी राज्यों में आ जाती है, अर्थात पूरे देश के अंदर सहकारी भावना आ जाती है, तो सभी राज्य एक दूसरे से कंपटीशन की ओर आगे भागते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रतियोगी संघवाद, जैसे कि अमेरिका ने अपनाया है। आज हम लोग कल ही बताए थे कि हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताओं के अनुसार हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, साइलेंस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी यह आपको बता दें कि अभी लेक्चर आपका चल रहा है, वह मूलतः आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर ही चल रहा है। अभी तक आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर ही चल रहा है, खासकर संविधान का इंट्रोडक्शन का लेक्चर ही चल रहा है। तो बात करते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब क्या जो फेसेट बचे हुए हैं, जो भी आप इसको फेसेट 1 बोलिए, चाहे आप अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसको फेसेट 20, 22, 18, 15 जो भी बना हो उसको आप लोग लिखेंगे। लेकिन हम तो इसे फेसेट 1 मानकर इसको चलते हैं। तो इसमें फेसेट 1 में हमको क्या पढ़ना है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फेसेट 2 की यदि बात करें तो फेसेट 2 में है हमारा इसको हम क्या मान रहे हैं, फेसेट 1। फेसेट 2 में हम यदि बात करें तो फेसेट 2 हमारा होता है भारतीय संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। भारतीय संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अर्थात शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, शक्ति परीक्षण क्या होता है, सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र के चुनाव में आप लोगों ने देखा था, अभी हाल ही के दिनों महाराष्ट्र के चुनाव में देखा था कि शक्ति परीक्षण का प्रयोग करते हुए जब करने की बात आई तो उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में भी कुछ दिनों पहले आप लोग देखे होंगे, इमरान खान जी ने इस्तीफा दे दिया, जो कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग आज देख लेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर आज पूरा यह लेक्चर खत्म नहीं हो पाएगा तो हम कहना चाहेंगे, तो जो बचा होगा तो कल तक ले इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तीसरा फेसेट की यदि बात करें तो तीसरा फेसेट है हमारा भारतीय संविधान में विधायी व्यवस्था में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बहुमतें। भारतीय व्यवस्था में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बहुमतें। सीधा बात करें तो इसमें हम यह भी कह सकते हैं इसको कि बहुमत क्या है और बहुमत के प्रकार क्या हैं। जैसे साधारण विधेयक होता है वगैरह वगैरह, जितना भी बहुमत होता है हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फेसेट 4 का बात करें तो फेसेट 4 में हम लोग फेसेट 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की विधायी व्यवस्था में अपनाई जाने वाली
ये तो फेसेट 3 ही था, फेसेट 3 था कि भारतीय संविधान में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बहुमत है। यह बहुमत कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? विधायी व्यवस्था में, विधायी व्यवस्था में, विधायी व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर फेसेट 4 का बात करें तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, जिसका जो आपका खास करके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, वह है भारतीय संविधान का सृजन। भारतीय संविधान का सृजन अर्थात निर्माण। निर्माण तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे फेसेट 4 में। और जब ही फेसेट 4 खत्म होगा तो फेसेट 5 में उसी समय हम लोग पढ़ लेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। जैसे आप लोग 1935 का संविधान देखते हैं, 1773 का संविधान देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आप 1784 का आप लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद बात करें 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसको देखते हैं। उसके बाद मार्लिमेंटो 1909 का देखते हैं, चार्टर एक्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम देखते हैं, भारत शासन परिषद देखते हैं। तो ये सब चीज हम यहाँ पर भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, भारतीय संविधान का विश्व के कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों के संविधान के साथ तुलना। भारतीय संविधान का कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। अर्थात हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 फेसेट देखना है। और 6 फेसेट जो ही समाप्त होगा तो हमारा जो डायमेंशन 1 है, डायमेंशन 1 समाप्त हो जाएगा और हम लोग पहुंच जाएंगे डायमेंशन 2 में प्रवेश कर जाएंगे। डायमेंशन 2 में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फेसेट 2 क्या है, भारतीय संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। फेसेट 3 है कि भारतीय व्यवस्था में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बहुमतें। फेसेट 4 में है भारतीय संविधान का सृजन। फेसेट 5 में है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब फेसेट 6 में है भारतीय संविधान का कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। लोकतांत्रिक देशों में यदि तुलना की हम बात करें तो वहां पर हम लोग अमेरिका के साथ तुलना करके देखेंगे, इंग्लैंड के साथ तुलना करके देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकता है कि देख पाए। और उसके बाद हम बात करें कि जर्मनी के साथ देखेंगे, आयरलैंड के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फ्रांस के साथ देखेंगे, क्योंकि इन सभी देशों से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम प्रमुख विशेषताएं की बात करते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अर्थात भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं यदि हम बात करें तो यहां हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में यदि हम बात करना चाहें तो यह क्या है, विश्व का विशालतम। एक विशेषता तो यह हुआ, यह क्या है, विश्व का विशालतम संविधान है। क्या है, विश्व का विशालतम संविधान है। इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि शासन का संसदात्मक स्वरूप। अर्थात हम यहाँ पर बात करें शासन का संसदात्मक स्वरूप। आखिर भारतीय संविधान की जो जो विशेषताएं हैं उसको हम एक बार लिख दे रहे हैं। उसके बाद हम
वन बाई वन स्टार्ट करके इसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम बात करें तो नम्यता और अनम्यता का अद्भुत मिश्रण, नम्यता व अनम्यता का अद्भुत मिश्रण है आपका भारतीय संविधान। वयस्क मताधिकार व सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार व सार्वभौमिक मताधिकार इसकी ही विशेषता है। इसके बाद हम बात करें तो एकल समेकित न्यायपालिका है। यहां पर एकल समेकित न्यायपालिका, एकल समेकित न्यायपालिका है। और लास्ट हम बात करें अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित समुचित प्रावधान, अधिकारों व कर्तव्यों से संबंधित समुचित प्रावधान। यानी कि अगर हम इसकी विशेषता को देखें तो यह आखिर विशेषता यानी कि भारतीय संविधान विशेष क्यों है, तो उसकी विशेषता को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। उसके बाद हम बात करें तो शासन का यहाँ पर कैसा स्वरूप पाया जाता है, संसदात्मक स्वरूप पाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया तीसरा में कि नम्यता और अनम्यता का अद्भुत मिश्रण है। यानी कि कई जगहों पर आप देख पाते हैं कि संविधान आपका भारतीय संविधान कठोर हो जाता है, कई जगहों पर आप देखते हैं कि पूरा लचीला हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें कि भारतीय संविधान क्या अधिकार देता है कि इसमें वयस्क मताधिकार व सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान है। यहाँ पर क्या है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान है। इसके बाद यहाँ की न्यायपालिका कैसी है, एकल न्यायपालिका है। इसके अलावा हम बात करें तो अधिकारों व कर्तव्यों से संबंधित समुचित प्रावधान है। इसमें क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, व्यक्तियों के क्या अधिकार होने चाहिए, सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए, यह सब कुछ जानकारी कौन देता है, आपका संविधान देता है। तो इस तरह हम इसकी कुछ विशेषताओं को यहाँ लिखें और वन बाई वन इसका हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम यह जान लेंगे कि आखिर ये जो चैप्टर हैं कहीं ना कहीं आपकी एनसीईआरटी से टच करते हैं। और जब एनसीईआरटी से टच करते हैं तो एनसीईआरटी के कुछ वे प्रश्न जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और आप जब यहाँ पर पढ़िएगा तो आप उसका आंसर खुद ब खुद अपने भाषा में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो हम कुछ इस भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्न लिखने जा रहे हैं, जैसा कि हम पहले से भी करते हैं। कुछ प्रश्न लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद जब लेक्चर समाप्त होगा तो उसका आंसर खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि अगर हम प्रश्न का बात करें यहाँ पर तो इससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इससे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो भारतीय संविधान के विशालता का प्रमुख कारण बताएं। एक प्रश्न यह हो सकता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। यह भी प्रश्न एनसीईआरटी से ही लिया गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान एक ग्रही संविधान है न कि उधार का थैला, चर्चा करेंगे हम, टिप्पणी करें, यह भी एक क्वेश्चन है। फिर भारतीय संविधान की विशालता ही इसकी जटिलता की मूल वजह है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? भारतीय संविधान की विशालता ही इसकी जटिलता की मूल वजह है, क्या आप इस कथन से सहमत है? यानी कि हम अगर क्वेश्चन का बात करें वन बाई वन, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भारतीय संविधान की विशालता के प्रमुख कारणों का वर्णन करें।
भारतीय संविधान की विशालता का कारण बतावें। यह भी एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। फिर आगे हम बात करें प्रश्न 2 का, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है, न कि उधार का थैला। वर्णन करें। हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर में आप इसका जवाब बखूबी निकाल सकते हैं, बशर्ते यही है कि लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ माइक की वजह से आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हम जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमने ऑर्डर दे दिया है, कुछ ही दिनों के बाद माइक चेंज हो जाएगा और माइक चेंज होने के बाद आपका आवाज़ सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 4 का यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की विशालता इसकी जटिलता, भारतीय संविधान की विशालता इसकी जटिलता की मूल वजह है। भारतीय संविधान की विशालता ही इसकी जटिलता का मूल वजह है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो उत्तर दें। यदि सहमत हैं तो उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 5 का, ये सारे के सारे फेसेट 1 से लिए गए हैं। जो फेसेट 2 है उसमें और क्वेश्चन आएंगे, जो कि फेसेट 2 आपका क्या था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम यदि और क्वेश्चन को देखना चाहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि सरकार या शासन के संसदात्मक या अध्यक्षात्मक स्वरूप के से क्या तात्पर्य है। सरकार या शासन संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक स्वरूप से क्या तात्पर्य है, वर्णन करें। एक क्वेश्चन ये भी हुआ। आगे हम कह सकते हैं किन कारणों की वजह से भारत में शासन के किन कारणों की वजह से भारत में
शासन के संसदात्मक स्वरूप को अपनाया गया। चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 का यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शासन का संसदात्मक स्वरूप अध्यक्षात्मक स्वरूप की तुलना में सदैव श्रेयस्कर होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। भारतीय 8वां नंबर क्वेश्चन का बात करें। भारतीय संविधान नम्य तथा अनम्य दोनों ही तरह के प्रावधान क्यों शामिल किए गए हैं? चर्चा करें। 2 क्वेश्चन और हो सकता है इसमें, तो ऊपर का हमें थोड़ा मिटाना होगा। यदि आप लोगों का हो गया तो मिटाने का आप लोग बोलेंगे तो मिटाएंगे। चलिए हम इसको एक बार पढ़ दे रहे हैं ताकि आपका लिखने में आसानी हो। भारतीय संविधान की विशालता का कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारतीय संविधान की विशालता का कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान है, न कि उधार का थैला, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान को क्या बोला जाता है? वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। तो यही लिखा गया है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। टिप्पणी करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशालता इसकी जटिलता की मुख्य वजह है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है कि शासन या सरकार के संसदात्मक या अध्यक्षात्मक स्वरूप से क्या तात्पर्य है? वर्णन करें। किन कारणों की वजह से भारत में शासन के संसदात्मक स्वरूप को अपनाया गया है? चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा है लेकिन इसका आंसर बड़ा ही मजेदार होगा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शासन का संसदात्मक स्वरूप अध्यक्षात्मक स्वरूप की तुलना में सदैव श्रेयस्कर होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं, जो लोकल आकांक्षा होता है, उसके बारे में कह रहा है कि उसमें क्या होता है कि शासन का कैसा संसदात्मक स्वरूप हमेशा बेस्ट होता है। इसके बारे में आपको वर्णन करना है। आगे बात करें कि भारतीय संविधान नम्य तथा अनम्य दोनों ही तरह के प्रावधान क्यों शामिल किए गए हैं? तो हमने तो संविधान की विशेषता में ही बताए थे कि भारतीय संविधान में नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का मिश्रण है। चलिए अब इसको मिटा करके हम आगे 2-3 और क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं।
शायद हो जाए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे इससे। हमने आपको फिर से बता रहे हैं, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जितने भी ये क्वेश्चन लिए गए हैं लगभग आप मान के चलिएगा कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं। हम कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। यदि हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो संविधान के नम्य प्रावधान जहां एक तरफ सरकारों के लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के नम्य प्रावधान जहां भारतीय संविधान के नम्य प्रावधान जहां एक तरफ सरकारों की गतिशीलता प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनम्य प्रावधान सरकारों को निरंकुश होने से अनम्य प्रावधान सरकारों के निरंकुश होने से रोकते हैं। भारतीय संविधान के नम्य प्रावधान जहां एक तरफ सरकारों के गतिशीलता प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनम्य प्रावधान सरकारों की निरंकुश होने से रोकते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने स्तर का उत्तर दें। भारतीय संविधान के नम्य प्रावधान जहां एक तरफ सरकारों के गतिशीलता प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनम्य प्रावधान सरकारों के निरंकुश होने से रोकते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने स्तर का उत्तर दें। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो भारत में व्याप्त एकीकृत न्यायिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? भारत में व्याप्त एकीकृत न्यायिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर यदि हम 11 का बात करें, लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके आगे अब क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अधिकार और कर्तव्यों में फर्क बताएं तथा यह भी बताएं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अधिकार तथा कर्तव्यों में फर्क बताएं तथा यह भी बताएं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। अधिकार व कर्तव्यों में अंतर बताएं एवं वह यह भी बताएं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप मौलिक अधिकार देखते हैं, मूल कर्तव्य देखते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य देखते हैं, तो वही चीज़ है कि अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर है तथा यह भी बतावें कि ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, यानी एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। भारत में व्याप्त एकीकृत न्यायिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? हमने बताया था
जब भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं जो ही लिखे थे, तो इसकी विशेषता में हम लिखे थे एकल न्यायीकृत व्यवस्था है। यहाँ पर कैसा व्यवस्था है? न्यायपालिका किस तरीके से एकल है? एकल, आप क्वेश्चन में भली भांति देख पा रहे होंगे, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के नम्य प्रावधान जहाँ एक तरफ सरकार के गतिशील प्रदान करते हैं, मतलब सरकार चलाने के लिए सहायक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनम्य प्रावधान, कठोर प्रावधान सरकारों को निरंकुश होने से रोकते हैं, अर्थात चापलूस बनने से रोकते हैं, सरकारों को चापलूस बनने से रोकते हैं, यानी कि सरकार स्वयं निर्णय ले सके। स्वयं निर्णय लेने के लिए यानी गतिशीलता प्रदान करने के लिए नम्य प्रावधान को लिया गया है। वही हम देख पाते हैं कि अनम्य प्रावधान को कहाँ पर? सरकारों को निरंकुश होने से रोकने के लिए। तो इस कथन से सहमत है? अपने स्तर का उत्तर दें। भारत में व्याप्त एकीकृत न्यायिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? अधिकार व कर्तव्यों में अंतर बताएं। यह भी बताएं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो ये था भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, यानी कि एक कुल हमने 11 प्रश्न लिखे। अब आप लोग इस चर्चा के दरमियान इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो टॉपिक की तरफ हम जो ही मूव करते हैं, तो हमने जब आप लोगों को विशेषता बता रहे थे, तो विशेषता के जो स्तर बताए थे कि कितने स्तर से विशेषता को दर्शाया जा सकता है, तो उसमें हमने फर्स्ट जो लिया था आप लोगों के लिए कि विश्व का विशालतम संविधान, यानी कि भारत कैसा है? विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। चलिए देखते हैं, यानी कि आपका 1 नंबर में क्या हो सकता है? भारत क्या है? भारत विश्व का विशालतम संविधान है। इसी को हम लोगों को देखना है। भारत क्या है? विश्व का विशालतम संविधान है। चलिए आगे और देशों की हम चर्चा करते हैं, ठीक है? और देशों की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी से भारतीय संविधान के मूल में कितने अनुच्छेद थे? अगर आर्टिकल का हम बात करें तो मूल में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। चलिए आगे बात करते हैं अमेरिकी संविधान का। अमेरिकी संविधान के मूल में कितने अनुच्छेद थे? 7 अनुच्छेद थे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे मूल में? 128। वही बात करते हैं कनाडा का। कनाडा का 147। देखिए अमेरिका में कितने राज्य हैं? अभी के डेट में 50 राज्य हैं। 50 क्या बोले? अगर 51वां में हवाई द्वीप को अगर कनेक्ट कर ही दिया गया तो 51 हम बोल सकते हैं। और जबकि भारत में कितने हैं? भारत में कुल कितने हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत उससे तो छोटा है, राज्यों के दृष्टिकोण से तो हम छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या पाते हैं? हमने जितने सारे देश का लिए हैं, हम जितने भी देश का लिए हैं, तो अपेक्षाकृत हमसे बड़े हैं। लगभग हम बात करें तो ये हमसे बड़े हैं। कनाडा भी हमसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या देख पाते हैं कि भारत का संविधान जो है सबसे विशाल है। 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? शुरू में ही 395 अनुच्छेद भारत के पास था। जबकि अमेरिका ने जब संविधान बनाया, संविधान हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। अमेरिका का संविधान 1787 में बना था। हम लोग का संविधान बन करके 1950 को तैयार हुआ, 26 जनवरी को। अमेरिका का संविधान बन करके तैयार कब हुआ था? 1789 में। हमसे पुराना है, लेकिन फिर भी इसमें मूल में कितने अनुच्छेद रखे थे इसने?
यानी कि मूल में शुरुआत में कितने अनुच्छेद रखे थे? 7। ऑस्ट्रेलिया ने कितने रखे थे? पूरा ऑस्ट्रेलिया एक खुद ही महाद्वीप भी है, महादेश भी है, उसने कितने रखे? 128। कनाडा ने कितने रखे? 147। जबकि भारत की यदि हम बात करें तो भारत में अभी के डेट में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के अगर अभी का बात करें तो लगभग 460 प्लस। भारत में अभी कितने? 460 प्लस। अगर हम भाग का बात करें तो भाग कितने हैं? तो मूल में भाग थे 8, लेकिन अभी का हम यदि बात करें तो अभी 12, 4 जोड़ दिए गए हैं। यदि हम अनुसूची का बात करें, सॉरी, भाग कितने हैं? 22 थे, अभी कितने हैं? 25 हैं। अभी कितने हैं? 25 हैं। अनुसूची का बात करें, अनुसूची मूल में कितने थे? 8 और अभी कितने हैं? 12। अभी कितने हैं? 12। अनुच्छेद मूल में 395 थे, अभी 460 प्लस हैं, लेकिन हम लोग 395 को ही जानते हैं। भाग कितने हैं? तो भाग पहले थे 22, अभी कितने भाग हैं? 25। अनुसूची कितने थे? तो अनुसूची मूल में 8 थे, लेकिन अभी कितने अनुसूची हैं? अनुसूचियों की संख्या अभी 12 है। बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि अनुसूची किसी न किसी रूप से हम बात करें, भाग का ही यह अनुच्छेद क्या है? हिस्सा है, जबकि अनुसूची भाग का हिस्सा नहीं है। यानी कि यदि हम सिंपल ऐसा समझें कि भाग 1 है, भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। तो भाग का ही पार्ट से यदि हम भाग 2 का बात करें जिसमें नागरिकता का वर्णन है, तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता का वर्णन। उसमें यदि हम बात करें कि उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कैसे कहते हैं? आप कहते हैं कि 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 7 अनुच्छेद उसमें हैं। उसी तरीका से हम बात करें कि भाग 3 में कितने हैं, तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप क्या बताते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक हैं। 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। तो उसी तरीका से तो ये तो अनुच्छेद भाग का हिस्सा है, लेकिन अनुसूची भाग का हिस्सा नहीं है। तो ये कैसे हुआ? अनुसूची आखिर आया कहाँ से? तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने जब संविधान को लिखा तो भाग के बारे में लिखा, अनुच्छेद के बारे में लिखा, अनुसूची के बारे में नहीं लिखा। उस समय शुरुआती दौर में नहीं लिखा, लेकिन जब उनको पता चला कि अभी और भी कुछ प्रावधान रह गए हैं, अभी और भी कुछ प्रावधान शेष रह गए हैं जिन्हें जोड़ना भी बाकी है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको एक जगह प्रदान की। तो उन्होंने शेड्यूल के माध्यम से, अर्थात अनुसूची के माध्यम से उनको उनमें रख दिया। तो अनुसूची क्या है? अलग है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो 12 अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, तो 12वां अनुसूची में आखिर किस चीज का प्रावधान है। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर विशाल क्यों है, पूरा विश्व का विशाल संविधान बोला गया भारत को, आखिर विश्व का विशाल संविधान क्यों है। तो अनुसूची में हम बात करते हैं अनुसूची 1 का। अनुसूची 1 का, अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है? अनुसूची 1 में लिखा गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। उनके नाम पर अगर कुछ संशोधन किया जाता है तो उस सब को कहाँ पर दिखाया जाएगा? अनुसूची 1 में। अर्थात हम बात करें राज्यों व
केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अनुसूची 1 में क्या मिलेगा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलेगा। संविधान में यदि राज्य में, जैसे कि हम बात करें कि बिहार अभी क्या है, राज्य का नाम बिहार है, उत्तर प्रदेश है। बिहार में बिहार का नाम यदि विहार कर दिया जाए, विहार, तो उसका भी उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो उसको भी हम लोग कहाँ देख पाएंगे? अनुसूची 1 में देख पाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश कर दिया जाए तो उसका भी उल्लेख कहाँ मिलेगा? अनुसूची 1 में। बात करें कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं। तेलंगाना जब गठित हुआ था 2 जून 2014 को, तो राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का, जो जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। वो टाइम पीरियड क्या था? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित बना दिए गए। तो पहले से थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्यों की श्रेणी से निकल गया। तो अब कितने हो गए राज्य? 28। और जब 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने से क्या हो गए? 7 और 2 9 हो गए। 9 हो गए। तो यहाँ पर हमेशा कह सकते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आगे चलकर 2020 में दमन एंड दीव, दादर एवं नागर हवेली, इन दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया। तो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। अर्थात अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। इस सब के नामों का उल्लेख कहाँ मिलेगा? अनुसूची 1 में मिलेगा। चलिए, अनुसूची 2 में क्या है आखिर? अनुसूची 2 में क्या है? तब विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 का यदि हम बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का प्रावधान है। विभिन्न पदाधिकारियों में हम बात करें तो राष्ट्रपति को बोल सकते हैं, उपराष्ट्रपति को बोल सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को बोल सकते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को बोल सकते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष को बोल सकते हैं, राज्यसभा उपाध्यक्ष को बोल सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को बोल सकते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष को बोल सकते हैं। आगे बात करें तो विधान परिषद का सभापति को बोल सकते हैं, विधानसभा के उपसभापति को बोल सकते हैं, राज्यसभा के सभापति को बोल सकते हैं, राज्यसभा के उपसभापति को बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो भारत के नियंत्रण परिलेखा परीक्षक के बारे में भी बोल सकते हैं, इत्यादि एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका वेतन और भत्ते का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 3 का यदि हम बात करें तो शपथ के प्रकारों का वर्णन किया गया है। यानी कि अनुसूची 3 का हम बात करें तो शपथ के प्रकार का वर्णन किया गया है। अनुसूची 4 का यदि हम बात करें, शपथ मतलब समझ रहे हैं, शपथ जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, तो उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो उसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 का बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 का यदि हम बात करें यहीं पर, तो अनुसूची 5 में हम लोग क्या देखते हैं? तो देखिए, एक सिंपल फंडा बता रहे हैं। एटीएम तो सब लोग जानते होंगे। एटीएम एंड एम को छोड़कर
शेष सभी अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों एटीएम एंड एम को छोड़कर शेष सभी अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों वाले प्रदेशों के प्रशासन का उल्लेख, अनुसूचित जनजातियों वाले प्रदेशों के प्रशासन का उल्लेख कहाँ किया गया है। अब बात करते हैं कि एटीएम मतलब क्या है। यहाँ पर ए का मतलब है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय और इस एम का मतलब है मिजोरम। इस एम का मतलब क्या है, मिजोरम। यानी कि ये 4 क्षेत्र हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़ करके सभी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों वाले प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन कहाँ, अनुसूची 5 में 6 में एटीएम एंड एम वाले एटीएम एम अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 है, यहाँ तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं पहले है। केंद्र राज्य संबंधों के विधायी प्रक्रिया का वर्णन, विधायी शक्तियों का वर्णन कहाँ पर, अनुसूची 7 में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पता होगा। इसमें 97 थे, अभी कितने हैं 100। राज्यों में पहले 66 थे, अभी कितने हैं 61। समवर्ती में 47 थे, अभी कितना है 52। 7 में इसका वर्णन है। 8 का हम बात करें, 8 में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भारतीय भाषाओं का वर्णन। हम कितने भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 22 में यदि हम मूल रूप से बात करें तो मूल में कितने भाषाएं थे, तो मूल में 14 थे। 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। उसके बाद 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी को 1992 में जोड़ा गया। और हालिया जो परिवर्तन हुआ तो उसमें कितने जोड़े गए, तो उसमें 2003 में बोडो डोगरी संथाली, एवं मैथिली। बोडो कहाँ की जनजाति है, तो बोडो अगर भाषा का हम बात करें या जनजाति की, तो बोडो है असम का। बोडो कहाँ का है, असम का। और डोगरी का बात करें तो जम्मू कश्मीर का है। यदि संथाली का बात करें तो बिहार, झारखंड और जो बिहार से बट गया झारखंड वहाँ, और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी संथाल पाए जाते हैं। संथाल परगना वाला क्षेत्र बोला भी जाता है वे। और एक और बताएं हमने, मैथिली पूर्ण रूप से बिहारी है। अगर कोई बिहार का होगा तो उसको पता ही होगा, जैसे हम भी बिहार के ही हैं तो मैथिली। तो यानी कि 4 भाषाएं का नाम आपको याद करना जरूरी है। कौन कौन सा, जिसको 2003 में जोड़ा गया। 2003 में किसको किसको, बोडो कहाँ का है, असम का।
डोगरी जम्मू एंड कश्मीर का है। बात करें बोडो, डोगरी और मैथिली बिहार का, और एक कौन सा, संथाली झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का। बिहार से भी पहले बिहार से रिलेशन था ही, 2003 में इसको जोड़ा गया था। मूल में कितने थे, तो मूल में 14 ही थे। 15वां जोड़ा गया था। 15वां का हम बात करें तो 15वां 1967 में सिंधी जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। और फिर उसके बाद 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में कौन कौन सा जोड़ा गया था, ये सिंधी भाषा है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 14/4/18/18/4/22। 15वां सिंधी, फिर उसके बाद मणिपुर, कोंकणी, नेपाली का 18 हुए और 4 ये 2003 में। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो 8 अनुसूची आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 8वां अनुसूची क्या है, ये 8वां अनुसूची मूल रूप से है, यानी कि मूल में थे ये अनुसूचियाँ। यदि हम बात करें अनुसूची 9 का, अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची में विधियों के मानवीकरण से संबंधित प्रावधान है, जिसको हम लोग, यदि हम बात करें विधियों के मानवीकरण का प्रावधान है। 9 में क्या है, विधियों के मानवीकरण का प्रावधान कहाँ पर है, अनुसूची 9 में। जिसको कब जोड़ा गया, तो इसको प्रथम संशोधन, जो पहला संशोधन हुआ उसी के माध्यम से, अर्थात 1951 में इसको जोड़ दिया गया था। जैसे धन रखने वाला, धन अधिग्रहण करने वाला बात जहाँ पर आता है, तो वो कहाँ पर आता है, अनुसूची 9 के अंतर्गत आता है। 10 में क्या है, 10 आपका 10 लगभग दल बदल है। दल बदल वाला कानून जो है, तो दल बदल वाला जो कानून है, दल निरोध कानून, उसको 1985 में, कब, दल बदल कानून या निरोध कहिए इसको, निरोध 1985 में 52वां संशोधन। 11 में क्या है, 11 में पंचायती राज है। 12 में हम कहें तो सिंपल से हम लिख रहे हैं, 12 में है नगर पालिका। 12 में क्या है, नगर पालिका। तो ये कुछ अनुसूचियाँ थी 12 के 12। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कानून बना करके पेश किया गया था, लेकिन 93 में वह लागू हुआ था, जिसमें लगभग 29 विषय हैं। और शहरी स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें, यानी कि शहरी यानी नगर पालिका की हम बात करें, तो वहाँ पर 1992 में इसको भी जोड़ा गया था, यानी कि इसको 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1992 में। और इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। तो ये थी अनुसूचियाँ, ये कुछ अनुसूचियों से संबंधित बातें थी। और आज चूँकि लेक्चर बड़ा हो रहा है, इसलिए हम जो अब कल से इसको एकदम बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारत विश्व का विशाल संविधान क्यों है। चलिए एक बार इसको हम दोहराते हैं, देखिएगा। अनुसूची 1 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख।
अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख, राष्ट्रपति का उल्लेख, उपराष्ट्रपति का उल्लेख, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, फिर विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, भारत का लेखा एवं नियंत्रण परिषद, सबके सब वेतन एवं भत्ते का उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में मिलता है। और सारे भी पदाधिकारी हैं। उसके बाद उन पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान कहाँ पर है, उन सब का शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। यदि हम 4 का बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि राज्यसभा किसका नेतृत्व करती है, राज्यसभा राज्यों का नेतृत्व करती है। तो उनको कितने कितने सीट प्रदान किए जाएंगे, हर एक राज्य से कितने सीट होंगे, इस सब का आवंटन कहाँ मिलता है, उस सब का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में हमने बताया कि एटीएम और एम, एक सिंपल फंडा हमने बताया, एटीएम और एम। एटीएम तो आप लोगों को पता है, एटीएम आप लोग रखते होंगे, एटीएम और एम इतना तो याद रहेगा। एटीएम एवं एम को छोड़कर से सभी अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों वाले प्रदेशों के प्रशासन का उल्लेख, यानी कि 4 क्या है, एटीएम और एम राज्य हैं। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर क्या, मिजोरम, एम फॉर मणिपुर, यानी कि 2 एम फॉर है। तो एम मतलब एक एम का मतलब है मेघालय और एक एम का मतलब है मिजोरम। आपसे क्वेश्चन जब भी आप उसको पूछना होगा तो यहाँ क्वेश्चन में यही फंसाता है, यहाँ पर क्या देता है, मणिपुर, और ए पर क्या दे देता है, अरुणाचल प्रदेश। आप यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं। नागालैंड तो अलग है ना, नागालैंड अलग है, तो ऑप्शन में जब भी बनाएगा तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बनाएगा। ए का जहां पर हम असम उल्लेख कर रहे हैं तो वहां पर ए का कहां पर उल्लेख करेगा, ए का उल्लेख करेगा इसमें अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। एम का उल्लेख जहां हम खास करके मेघालय और मिजोरम के लिए किया वहां पर उल्लेख करेगा मणिपुर के लिए। आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिएगा पुश कर करके। फिर अनुसूची 6 का जो उल्लेख किया गया एटीएम और एम के प्रशासन का, अनुसूची 5 में इसको छोड़कर तो बच गया यही ना, तो जो बच गया तो इसका उल्लेख कहाँ होगा, अनुसूची 6 में। उसके बाद 7 में केंद्र राज्यों के विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कानून बनाने का उल्लेख जो दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित केंद्रों के बीच में, तो उसका उल्लेख कहाँ पर है, अनुसूची 7 में। हम आगे पढ़ेंगे इसको और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अभी इसको और एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। केंद्र राज्य जो संबंध है यह खुद में एक चैप्टर है, इसको और एडवांस लेवल में हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और 8 में क्या है, भारत के विभिन्न भाषाएं जो जिसको संविधान से मान्यता प्राप्त है उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें हमने बताया कि अभी कितने हैं, 22 से, मूल रूप से कितने थे, 14 थे, मूल रूप से कितने थे, 14 थे। अभी कितने हैं, तो अभी हैं 22, अभी 22 हैं। तो 15वां का यदि हम बात करें तो 15वां में 1967 में जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी। अगर हम 16, 17, 18 का बात करें तो 16 में है आपका मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, जिसको 1992 में जोड़ा गया। उसके बाद बचता है आपका जो सबसे वीवीआई है 2003 वाला बोडो, जोगरी, मैथिली, संथाली, खासतौर पर बिहार वालों के लिए मैथिली और संथाली दोनों बगल में है, बिहार झारखंड, इसलिए दोनों बहुत विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। डोगरी कहाँ की है, झारखंड की, बोडो कहाँ की है, आपसे अगर पूछा जाता है बोडो भाषा कहाँ पर की है, असम की है, डोगरी कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर का मैथिली कहाँ का है, तो झारखंड में, मैथिली बिहार में, संथाली कहाँ पर है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं ये सब कितने, ये सब 8 के 8 मूल रूप से थे संविधान में, यानी कि संविधान में पहले से ही थे, लेकिन ये जो 4 हैं 9, 10, 11, 12 इसको जोड़ा गया है अनुसूची 1 के माध्यम से।
अनुच्छेद संविधान संशोधन 1 के माध्यम से अनुसूची 9 को जोड़ा गया और क्या किया गया, विधियों के मानवीकरण का प्रावधान कर दिया गया। अब विधियों के मानवीकरण का प्रावधान किया गया 1951 में प्रथम संशोधन के माध्यम से, प्रथम संविधान में संशोधन के माध्यम से। अगर संविधान में एक बिंदु के जगह पर कॉमा का यूज किया जाता है, यानी कि एक शब्द के जगह पर दूसरा शब्द जोड़ा जाता है, एक शब्द को हटाकर दूसरा शब्द जोड़ा जाता है, तो उसको भी संशोधन कहा जाता है। यदि हमारे संविधान में एक बिंदु को भी हटा दिया जाए, यदि एक बिंदु को भी हटा दिया जाए तो एक हटाव दिया जाना भी संविधान संशोधन है। यदि किसी शब्द में यह शब्द भी लग जा रहा है या एक पाई भी आ जा रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, संशोधन। तो पहला संशोधन जब हुआ तो इसमें 9वीं अनुसूची जुड़ गई। उसके बाद जब 10वीं अनुसूची का प्रावधान क्या है, 10वीं अनुसूची दल विदोल कानून का प्रावधान करती है, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी है चाहे राष्ट्रीय पार्टी है, उनके नेताएं क्या करते हैं, जब का मंतव्य दल बदल कर लेते हैं, उसके लिए कानून बनाया गया, दल बदल कानून। अनुसूची 9-10 में इसको रोकने के लिए क्या किया गया, अनुसूची 10 में उसको जोड़ दिया गया 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अनुसार। उसके बाद बच जाता है 2, 11 और 12। 11 और 12 को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, 11 है आपका पंचायत और 12 क्या है, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका बोलिए या शहरी स्थानीय व्यवस्था बोलिए। 11-12 संशोधन कितना, 73 और 74, 73 और 74। और साल कौन सा, 1992। देखिए कहाँ आया है, यहाँ पर भी 1992 आया एक बार और यहाँ पर 2 बार 1992 आया। आपको जैसे याद करना हो याद कीजिए, मगर यह सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे आगे की परिचर्चा में, इसको और विस्तृत रूप से देखेंगे। तब के लिए आप इसको दोहराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। एंड फिर से हम एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे कि यह आपका जो YouTube चैनल है SK Academy for GS, आपका अपना YouTube चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।